हेलो एवरीवन। कंफर्मेशन दीजिए, मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? व्हाट्सएप में आप सेंड कर सकते हैं। पूजा, बाकी बच्चों ने हाथ में चूड़ियां पहनी हुई है कि उनके उनसे उनसे आवाज़ नहीं आती क्या? उनसे कंफर्मेशन नहीं आती क्या? मेरे को बहुत कुछ चेक करना है कि उनका व्हाट्सएप काम कर रहा है नहीं कर रहा। तुम उनकी नेता मत बनो। नहीं नहीं तो कल से पूजा खाना खाएगी, बाकी सब भूखे बैठेंगे। ठीक है राजा भैया, थैंक यू सो मच। शिखा थैंक यू। ठीक है प्रथम जी, आयान जी, ठीक है जी। ठीक है यासिर। अभी स्क्रीन शेयर नहीं करी मैंने। राजा जी अभी स्क्रीन शेयर नहीं करी, स्क्रीन शेयर करूंगा तब देखते हैं। और स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। बताओ स्क्रीन शेयर हो रही है? कुछ नजर आ रहा है लिखा हुआ? अच्छा बताओ क्या लिखा हुआ मैंने स्क्रीन में। स्क्रीन पे मैंने क्या लिखा हुआ है बताओ, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन करना व्हाट्सएप से करना। ठीक है ना? क्योंकि बार बार मैं दूसरी स्क्रीन में जाना पसंद नहीं करूंगा। तो चलिए, काफी लंबे समय के बाद हमारी क्लास कंडक्ट हो रही है, माफी चाहता हूँ उसके लिए। हेल्थ खराब चल रही थी मेरी। और अब थोड़ा प्रोसेस को हम रेगुलर मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। और कुछ क्लासेस लंबी भी कर देंगे ताकि जो आपका गैप हुआ है मेंटेन, जो गैप मेंटेन हुआ है उसको हम किल कर सकें। और अब हम श्री गणेश करने जा रहे हैं। ठीक है जी। ओके। तो मैं एक हल्का सा रिकैप देता हूँ आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भैया हमें क्या करना है, फाइनेंस फाइनेंस खेलना है, हमें पैसा बनाना है। और जब हम पैसा बनाने की बात करते हैं तो पैसा बनाने के लिए बाजार में मेरे पास क्या होते हैं, बड़े सारे टूल्स होते हैं। ठीक है जी। और टूल्स की बात करूंगा तो टूल्स के अंदर मेरे पास, मैं चाहूँ तो स्टॉक मार्केट के द्वारा पैसा कमा सकता हूँ, मैं चाहता हूँ तो पैसा मैं क्रिप्टो करेंसी के द्वारा पैसा कमा सकता हूँ। क्रिप्टो करेंसी की बात करेंगे, बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया। राइट। जो ट्रम्प का बेटा है उसने पैसा लगा रखा था हाइप में। अभी कल 2 दिन से हाइप का पैसा बढ़ रहा है, काफी अच्छे लेवल पे बढ़ रहा है। और ऐसे ही अगर मैं पैसा कमाना चाहता हूँ तो मैं पैसा कमा सकता हूँ किसके द्वारा, प्रॉपर्टी के द्वारा पैसा कमा सकता हूँ। और हम पैसा कैसे कमा लेंगे, म्यूचुअल फंड के द्वारा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है जी। म्यूचुअल फंड के द्वारा पैसा कमा सकते हैं। एक मिनट होल्ड करना जरा। तो कहने का मतलब है म्यूचुअल फंड के द्वारा हम पैसा कमा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास और क्या हथियार है पैसा कमाने के लिए? स्टॉक मार्केट हो गया, क्रिप्टो हो गया, फॉरेक्स के द्वारा हम चाहें तो पैसा कमा सकते हैं। एमसीएक्स के द्वारा पैसा कमा सकते हैं। एमसीएक्स के अंदर हम क्या कहते हैं, गोल्ड आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा। है ना? आपके पास आपका कॉपर आ जाएगा। कॉपर का तो पैसा पता ही आपको कितना बढ़ चुका है। अल्मीनियम हमारे पास आ जाएगा। आपकी नेचुरल गैसेस आ जाएंगी, क्रूड ऑयल आ जाएगा, कच्चा तेल आ जाएगा। तो इन सभी के द्वारा हम चाहें तो पैसा बड़े आराम से कमा सकते हैं। राइट एवरीवन? तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कंफर्मेशन भेजो, यहाँ तक समझ में आ गया? हालांकि मैं समझा चुका हूँ, रिकैप करवा रहा हूँ, कंफर्मेशन भेजिए क्या यहाँ तक समझ में आ गया सभी बच्चों को? ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक किसी को? बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि देखो, जो हमारा हम सबसे पहले बड़े एरियाज पे हम ध्यान देंगे, हम स्टॉक मार्केट पे भी ध्यान देंगे, आने वाले समय पे हम क्रिप्टो करेंसी पे भी ध्यान देंगे। हम आपका क्या कहते हैं, एमसीएक्स पे भी ध्यान देंगे। और ईश्वर ने चाहा तो मैं आपको फॉरेक्स के बारे में भी जानकारी दूंगा, क्योंकि मैंने बता रखा था हमारी जो पढ़ाई होगी वो तकरीबन आपकी 1 साल तक की हमारी ये पढ़ाई रहेगी। ठीक है जी। अब फिर मैंने आपको, हमने पहले विशेष तौर पे किसका ध्यान दिया, अपना स्टॉक मार्केट पे ध्यान दिया कि स्टॉक मार्केट हमारे पास क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट के बाजार को टेक्निकली हमने मल्टीपल पार्ट्स में क्लासीफाई कर रखा है।
तो मैंने कहा स्टॉक मार्केट को हमने कितने पार्ट्स में क्लासीफाई कर रखा है, एक होता है मेरे पास प्राइमरी मार्केट और एक होता है मेरे पास आपका सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट की बात करेंगे फर्दर, चार पार्ट्स में क्लासीफाई करा था। एक नाम था मेरे पास एनएससी, एक नाम था मेरे पास आपका बीएससी, एक नाम था मेरे पास एमसीएक्स और एक नाम था मेरे पास यहाँ पे एनसीडीईएक्स। ठीक है जी। एनएससी की मतलब क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज। और आपका एनसीडीएक्स की फुल फॉर्म क्या थी हमारे पास, चलो बताओ जरा एनसीडीएक्स की फुल फॉर्म क्या थी, बिना देखे बताना कॉपी को, बिना कॉपी खोले देख के बताना एनसीडीएक्स की फुल फॉर्म क्या थी। देखता हूँ कितने बच्चे आप में से एक्टिव हैं, देखते हैं किसका सबसे पहले जवाब आता है। बहुत बढ़िया, प्रथम जीत गया, नेशनल कॉमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज मार्केट, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया, प्रथम जीत गया। तो हमने कहा था एनसीडीएक्स था। फिर बीच में आपको याद होगा मैंने बताया था कि अभी हमारे पास एक और हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज आ चुका है बाजार में, जिसका नाम क्या है, एमएसई। ठीक है जी, जिसकी फुल फॉर्म क्या थी हमारे पास, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। बताया था मैंने आपको कि एक और हमारे पास एक्सचेंज आ रहा है। प्राइमरी मार्केट की बात करेंगे तो वहां पे हमारे पास योगदान है किसका, आईपीओ का। आईपीओ का मतलब क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब हमें जनता से पैसा इकट्ठा करना है, जब हमें जनता से पैसा इकट्ठा करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आईपीओ का इस्तेमाल करेंगे। जब मैं एनएससी की बात करूंगा, बीएससी की बात करूंगा, तो यहाँ पे जो भी डील होगी वो किसके साथ होगी, आपके शेयर्स के साथ होगी। जब मैं एमसीएक्स की बात करूंगा तो यहाँ पे डील किसके साथ होगी, कॉमोडिटी के साथ होगी। और यहाँ पे जब मैं एनसीडीएक्स की बात करूंगा तो यहाँ पे भी डील होगा किसके साथ होगा, एग्रीकल्चरल कॉमोडिटी की बात कर रहे हैं, दालों की बात कर रहे हैं, पल्सेस की बात कर रहे हैं। कल को मैं एमएससी की बात करूंगा तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे हमारा एनएससी काम करता है, जैसे हमारा बीएससी काम करता है, वैसे ही काम करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। अगर मैं बोलूंगा मार्केट में सबसे बड़ा एक्सचेंज कौन सा है तो आप क्या बोलेंगे, एनएससी है, 90% का ऑलमोस्ट शेयर है। बीएससी पिटा हुआ शेयर है पर ठीक है, चलता है अभी भी मार्केट में। अभी हमारे पास मार्केट में क्या आ जाएगा, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज आ जाएगा। तो हो सकता है वो कुछ क्राउड इसका भी खाए और कुछ क्राउड इसका भी खाए। तो कहने का मतलब है कि बाजार में एक्सचेंज के मामले में एक और कॉम्पिटिटर हमारा उतर आया है। इसको उठने में 3 4 5 साल का समय लगेगा, पर फिलहाल ये मार्केट में लॉन्च हो चुका है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज की बात करेंगे तो यहाँ पे एनसीडीएक्स के अंदर आएगा। अपना सोना चांदी की बात करेंगे, कॉपर की बात करेंगे, एमसीएक्स की बात करेंगे। अभी पीछे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि सोना का जो भाव है वो 1,60,000 को क्रॉस कर चुका है। आपका सोना हाई स्टेट में जा चुका है ना। कौन कौन से देश सोना को पसंद करते हैं, हर पसंद करते हैं। इंडिया पसंद करता है हमारे पास, नंबर 1 है वर्ल्ड में। चाइना पसंद करता है, अमेरिका पसंद करता है। ये मोटे मोटे देश हैं जो हमारे पास सोने को मेंटेन करते हैं। रशिया मेंटेन करता है आपका, और चाइना तो अपना मेटल्स को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हाईली रिस्पॉन्सिबल है। बात समझ में आ रही है। वर्ल्ड में किसका कब्जा चल रहा था, डॉलर का कब्जा चल रहा था। अभी क्या हो गया कि जो हमारे ट्रम्प बाबा हैं सबसे दुश्मनी मोल ले ली। अब ट्रम्प बाबा ने क्या कहा, उसने क्या दुश्मनी, उसने चाइना से दुश्मनी मोल ले रखी है। रशिया उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। इंडिया ने भी ईरान का फेवर कर दिया आज की डेट में। ब्रिक्स नाम का कॉन्सेप्ट मार्केट में आ चुका है, जहाँ पे बी का मतलब क्या होता है, ब्राजील हो गया, आर का मतलब रशिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना, एस का मतलब साउथ अफ्रीका। जितनी भी हमारे मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, वो सारी की सारी किसको पसंद कर रही हैं, अपना इसी एसोसिएशन को पसंद कर रही हैं। पूरा जो हमारा यूरोप है, जहाँ पे 32 देशों का समूह है, 32 में से 27 देश जो हैं वो आज की डेट में ट्रम्प बाबा के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। क्यों अगेंस्ट काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ग्रीनलैंड वाला कॉन्सेप्ट आ गया था, डेनमार्क वाला कॉन्सेप्ट आ गया था। तो पूरे यूरोप ने ये समझा कि भैया अगर अमेरिका इस तरह से गुंडागर्दी करेगा तो बड़ा मुश्किल है। कनाडा बाबा जो चाइना के अगेंस्ट थे, आज की डेट में उसने क्या कर लिया, चाइना के साथ कंप्लीटली हाथ मिला लिया है। और चाइना ने साफ कह दिया कि भैया तुम्हारे देश की जो भी कंट्री का सिटीजन है वो हमारे चाइना में आ सकता है, बिना वीजा के आ सकता है। तो ट्रस्ट का लेवल देखो कि चाइना वाला कितना ज्यादा ट्रस्ट कर रहा है। और हमने कहा ये रहा हमारे पास अमेरिका, ये रहा हमारे पास कनाडा। अब बताओ चाइना आज की डेट में कनाडा में ट्रेड करेगा, अब कल को अमेरिका जब भी पंगे लेगा, साले के यहाँ पे रॉकेट लॉन्च कर देंगे, हम यहाँ पे रॉकेट लॉन्च कर देंगे। बगल में अमेरिका के बगल में क्या क्यूबा बैठा हुआ है, क्यूबा पे रशिया ने ऑलरेडी यहाँ पे सब मरीन लगा रखी है, न्यूक्लियर पावर के साथ अटैक मारने के लिए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो यानी धीरे धीरे हमारे पास जो गेम है वो सारी किसकी बनने जा रही है, आपकी एमसीएक्स की बनने जा रही है। यानी बाजार में गोल्ड की वैल्यू अच्छी रहेगी, सिल्वर की वैल्यू अच्छी रहेगी। हालांकि सिल्वर में भी थोड़ा सा डाउन आएगा क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग वाला माहौल आएगा।
और जो कॉपर की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कॉपर हमारे पास आजकल के जमाने में रेड गोल्ड माना गया है। आने वाला जो सोना है वो कॉपर ही है हमारे पास। तो ये एमसीएक्स का बाजार हो गया मेरे पास। तो यहाँ तक क्लियर है, सभी कंफर्मेशन भेजिए मेरे को, कंफर्मेशन भेजिए जरा। ठीक है जी, चेतना का आ गया, यान का आ गया, प्रथम का आ गया, ठीक है, यासिर का आ गया, आकाश का आ गया, राजा भैया का आ गया। चलो, तो यानी ये हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग। बाकियों के नहीं आया, बाकियों को शायद समझ में नहीं आया होगा, भाड़ में तो नहीं आया समझ में, ऐसी की तैसी कराओ। ठीक है जी। तो कहने का मतलब है यहाँ तक हमने सारी जानकारी आपकी डिस्कस कर ली। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए मेरे से। फिर मैंने क्या बोला कि यार जब भी हमें स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाना होता है तो स्टॉक मार्केट में आप कहीं पे भी पैसा लगा सकते हैं। काफी जगह पे आप पैसा लगा सकते हैं। आप चाहो तो कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हो। कंपनी का हम क्या परचेज कर सकते हैं, आपके शेयर्स। हम चाहे तो यहाँ पे कॉमोडिटी के अंदर पैसा लगा सकते हैं, जो मैंने बताया था, गोल्ड के अंदर हो गया, सिल्वर के अंदर हो गया, यहाँ पैसा लगा सकते हैं। हम पैसा लगा सकते हैं आपका इंडेक्स के अंदर भी। मैंने कहा इंडेक्स कितने तरह के होते हैं, हमने कहा दो तरह के फेमस इंडेक्स हैं मेरे पास, एक का नाम निफ्टी है और एक का नाम मेरे पास क्या आपका सेंसेक्स है। जब मैं निफ्टी की बात करूंगा तो निफ्टी का संपर्क एनएससी के साथ है, बीएससी की बात करूंगा तो उसका संपर्क आपका सेंसेक्स के साथ है। निफ्टी की बात करूंगा, निफ्टी के अंदर हाउ मेनी कंपनीज वी हैव 50 कंपनीज। सेंसेक्स की बात करेंगे, सेंसेक्स में कितनी कंपनीज हमारे पास, आपकी 30 कंपनी हमारे पास है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। वैसे अगर मैं इन दोनों की बात करूंगा, एनएससी और बीएससी की बात करूंगा, तो मेरे पास तकरीबन मान लो 8,500 कंपनीज हैं। 8,500 में से हमने टॉप मोस्ट कंपनीज कितनी बना दी, आपकी 80 बना दी। 80 में से 50 मेरे पास आपका एनएससी का कैटेगरी आ गया और 30 मेरे पास क्या आ गया, आपका बीएससी का कैटेगरी आ गया। ठीक है बच्चों, कंफर्मेशन भेजो। यहाँ तक क्लियर है सभी को। ये रिकैप मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, मैंने लंबा गैप ले लिया। हर क्लास में मैं इतना रिकैप नहीं करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अनीता, कोई डाउट है तो पूछ लो, तुमने तो क्लास मिस करी थी मेरे ख्याल से। अच्छा, अनीता के लिए सभी बच्चे जोरदार ताड़ियां मारेंगे क्लास में बैठ के। पहले ताड़ियां मारो, फिर मैं बताऊंगा क्यों ताड़ियां मारनी है। आपकी ताड़ियों की गूंज पाकिस्तान तक सुनाई देनी चाहिए। मारो ताड़ियां। अब इसकी ताड़ियां मारने का कारण यह है क्योंकि अनीता की लग गई है सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब, गवर्नमेंट नौकरी। अब फिर से दोबारा तालियां मारो। निकम्मो, तुम तो सारे आवारा हो, तुम सारे बेरोजगार हो। ये जो अनीता है इसकी 70-80 हज़ार रुपए की तनख्वाह लग गई। अब ये आज शाम को घर पहुंचनी चाहिए। जिसको किडनैप करना कर ले भैया। जब तक ये लड़की पार्टी नहीं देगी कोई भी इसको जाने नहीं देगा। चाहे इसके घर वाले आ जाए, कोई भी आ जाए। सेंटर का दरवाजा बंद करो और जितना पिज्जा वीजा सब मंगवाओ, इसको लूट लो आज। क्योंकि अभी सरकारी नौकरी में जाएगी, दुनिया को लूटेगी। आज हमारे पास लूटने का समय है इसको। ठीक है ना। चलो राजा भैया, आप तो क्लास में नहीं बैठे, पर आप अनीता जी को मुबारकबाद दे सकते हैं। चलो, तो अनीता से हम लेंगे शानदार पार्टी। बहुत बढ़िया। तो अनीता, राजा ने तुम्हारे लिए बहुत सारी तालियां भेजी हैं। और राजा जी को, राजा जी कौन सी, कहाँ, किस जगह पे आप रहते हो बताना, जरा जगह का नाम बताना। तो धनबाद में रहते हैं राजा जी। तो बताओ, धनबाद से राजा जी आपकी पार्टी खाने के लिए आएंगे। और बढ़िया बात है। चलिए, ठीक है। अनीता जी आपको धन्यवाद बोल रही हैं राजा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आगे हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भैया जब भी हमें स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, डीप स्टडी करनी पड़ती है। ये जुआ नहीं है, इसको हम गैम्बलिंग नहीं बोलेंगे। क्या ये गैम्बलिंग है? नहीं है। क्या ये स्पेक्यूलेशन है? नहीं है। उन लोगों के लिए गैम्बलिंग जरूर है, उन लोगों के लिए स्पेक्यूलेशन जरूर है जो पढ़ाई नहीं करते।
क्योंकि जाहिर सी बात है, जब बंदा पढ़ा नहीं होगा तो अल्टीमेटली क्या करेगा, वो शॉर्टकट्स फॉलो करेगा और उल्टे सीधे मेरा मन कह रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है, आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज बुधवार है, ऐसी ऐसी बातें करेगा वो। और डेफिनेटली वो धीरे धीरे किस में चला जाएगा, आपका स्पेकुलेशन में और गैम्बलिंग की तरफ आपका चला जाएगा। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि भाई स्टॉक मार्केट जो है वो किसी भी एंगल से आपका गैम्बलिंग नहीं है, स्पेकुलेशन नहीं है। ये हर एंगल से हमारे पास क्या माना गया, आपका डीप स्टडी माना गया है। और इसी डीप स्टडी को हमने क्या नाम दिया है, इसी डीप स्टडी को हमने यहाँ पे नाम दिया एनालिसिस। क्या नाम दिया हमने, एनालिसिस। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है तो क्या आपको डीप स्टडी करना पड़ेगा, क्या आपको एनालिसिस करना पड़ेगा? हमने कहा जी बिल्कुल करना पड़ेगा एनालिसिस, तभी काम होगा, अदरवाइज काम यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अब एनालिसिस करने के लिए हमें कितने तरह के एनालिसिस करने पड़ते हैं? हमने कहा बड़े सारे एनालिसिस हैं जो हमें करने पड़ेंगे। ठीक है जी, एक मिनट होल्ड करना। संविधान जी, अभी मैं लेक्चर ले रहा हूँ, बिजी हूँ, तो 1 घंटे बाद आपका काम करूंगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि भाई हमारे पास एक एनालिसिस होता है जिसको टेक्निकली हमने क्या नाम दिया, टेक्निकली हमने नाम दिया सबसे पहले डेट इज फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बोलेंगे फंडामेंटल के अलावा हमारे पास क्या था, आपका एक नाम था मेरे पास यहाँ पे, डेट इज टेक्निकल एनालिसिस। उसके बाद मैंने कहा जी मेरे पास एक और एनालिसिस है जिसको हमने क्या नाम दिया यहाँ पे, डेरिवेटिव एनालिसिस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। और जब मैं डेरिवेटिव की बात करूंगा तो वहां पे हमारे पास एक ऑप्शंस नाम के शब्द का इस्तेमाल होगा, एक मेरे पास यहाँ पे फॉर अपना क्या कहते हैं, फ्यूचर नाम के शब्द का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ऑप्शन हो गया एक, मेरे पास हो गया आपका फ्यूचर, और मैंने कहा एक मेरे पास कॉन्सेप्ट आएगा आपका हेजिंग के नाम से, जो कि दी बेस्ट कॉन्सेप्ट आपके पास होता है। तो हमें डीप स्टडी करना पड़ेगा, हमें आपका इंडस्ट्री एनालिसिस भी करना पड़ सकता है, और वो हम करेंगे। करना पड़ क्या सकता है, करना पड़ा ही पड़ेगा। हमारे पास इंडस्ट्री एनालिसिस हो गया, फिर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है जी, हमें सेक्टर एनालिसिस भी करना पड़ेगा। फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि हमें यहाँ पे कंपनी एनालिसिस भी करना पड़ेगा, कि कंपनी की भी हमें क्या करनी पड़ेगी, आपकी डीप स्टडी करनी पड़ेगी, तभी जाकर काम बन पाएगा। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास हो गए। इसके बाद हमें इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स भी खेलना पड़ता है, क्योंकि देश की इकोनॉमी, वर्ल्ड की इकोनॉमी बड़ा ज्यादा इम्पैक्ट हमारे पास डालती है। अभी ट्रम्प बाबा ने क्या करा, ट्रम्प बाबा ने बोला जी मैं 1,35,000, है ना, 1,35,000 करोड़ रुपया हम लगा देंगे, किसमें, डिफेंस सिस्टम में, है ना। अब पता लगा चाइना कितना लगा रहा है, 25 लाख लगा रहा है, रशिया कितना लगा रहा है आपका, 10 लाख लगा रहा है ना। तो ये मतलब कि चाइना, मेरे ख्याल से अमाउंट में गलत बोल गया, 1,35,000 नहीं होगा, 25 लाख, हाँ, 135 लाख, हाँ 135 लाख है हमारे पास, 135 लाख करोड़ रुपया लगा रहा है अमेरिका डिफेंस सिस्टम में। तो जाहिर सी बात है, अब ये जितने भी देश हैं हमारे पास, चाइना हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, तो ये इनका बजट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा डिफेंस को लेकर। अब ये वेपन्स बनाना स्टार्ट करेंगे तो डिफेंस की कंपनी के जितने भी हमारे पास शेयर्स हैं, उनके बढ़ने की संभावना हमारे पास क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। भाई अगर मैं डिफेंस की कंपनी की बात करूंगा तो बाजार में डिफेंस की कंपनी कुछ सरकारी कंपनी भी है, कुछ प्राइवेट कंपनी भी है। अगर हमारे मोदी जी कहते हैं कि भैया हमने अपना डिफेंस का बजट बढ़ा दिया है, तो स्वाभाविक सी बात है वो ठेका किसको मिलेगा, सरकारी को मिलेगा, प्राइवेट को मिलेगा। सरकारी पूरे काम कर नहीं पाती है, टाइम पे काम कर नहीं पाती है, तो प्राइवेट को भी दिया जाएगा। अब जब प्राइवेट को दिया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है हमारे पास कि हमारा वहां पे बिजनेस का शेयर बढ़ने का संभावना बढ़ जाएगा। तो अभी जो बाजार में थोड़ी सुस्ती चल रही है वो किसको लेके चल रही है, आपके बजट को लेके चल रही है। और आप सभी जानते हैं कि बजट का बार हमारा फरवरी में आ रहा है। इस बार का जो बजट आएगा सारे के सारे बच्चे देखेंगे। हेलो, ये बेसिकली आप होमवर्क मान लो या क्लास वर्क मान लो या आप क्या कहते हैं इसको, अपना प्रोजेक्ट मान लो। इस बार जो फरवरी का बजट आएगा, टीवी के सामने सारे गधों की तरह बैठ जाएंगे, 4 5 6 घंटे 7 घंटे सारे बैठे रहेंगे। समझ में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि टेक्निकल टर्म्स हैं, काफी बातें सर के ऊपर से जाएंगी, पर आपको झेलना पड़ेगा और झेलने का प्रयास करना। देखना उसमें से कितना आपको बातें समझ में आती हैं, कितनी बातें आपको समझ में नहीं आती हैं। नहीं सर, हम बाद में वो देख लेंगे, क्या कहते हैं अपना, उसके हाइलाइट्स पढ़ लेंगे। बेटा हाइलाइट्स में तो गेम खराब हो जाएगी। इधर यहाँ पे मंत्री बोलेगा, इधर से यहाँ पे स्पीच आएगी, वहां पे शेयर बाजार आपका हिलेगा। अब कौन सा शेयर बाजार किस लिए हिल रहा है, 1 मिनट होल्ड करना जरा।
तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि इधर मंत्री साहब बोलेंगे, उधर से आप स्पीच सुनेंगे, फिर आप अपने कागज पेन लेके बैठेंगे और आप बोलेंगे सर इस कंपनी का शेयर बढ़ना चाहिए, उस कंपनी का शेयर बढ़ना चाहिए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये आप सबका होमवर्क है कि भाई अभी बजट आएगा, सारे बैठ के सुनेंगे उसको आराम से। कंफर्मेशन दो, सुनोगे नहीं सुनोगे? मैं पूरा क्लास में बजट डिस्कस कर लूंगा, उठा उठा के सीट से खड़ा कर करके, किसने क्या क्या सुना है, सबकी स्पीच, सबको स्पीच देनी पड़ेगी, मैं साफ बता रहा हूँ। और जो नहीं देगा उसको क्लास से बाहर निकाल दूंगा मैं, साफ सी बात है, निकम्मे लोग मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये आ रहा है कि बजट हमारे लिए बड़ा वैल्यूएबल रहेगा और वो बजट का असर होता है। तो मैंने क्या बोला, चाहे देश की बात करो चाहे वर्ल्ड की बात करो, वो किससे चलता है, हमारा इकोनॉमी से चलता है। और इकोनॉमी को भी हमें क्या करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। इसके अंदर मेरे पास एक नाम होता है माइक्रो एनालिसिस, और एक नाम मेरे पास जो होता है आपका मैक्रो एनालिसिस। ठीक है जी। तो ये दो तरह के एनालिसिस और हो गए मेरे पास, यानी ये 9वां नंबर हो गया मेरे पास, ये 10वां नंबर हो गया। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इकोनॉमी को भी स्टडी करना पड़ता है, इकोनॉमी का भी एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है जी। साथ ही साथ देखने वाली बात हमारे पास ये आ रही है कि भाई हमारा वर्ल्ड आपस में आज की डेट में अटैच है, तो हमारा आज की डेट में ग्लोबल एनालिसिस का इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा हो रहा है। ग्लोबल इम्पैक्ट कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका ने पाल रखा है किसको, इसराइल को पाल रखा है। जब भी अटैक करना होता है अमेरिका किसके द्वारा अटैक करवाता है, इसराइल के द्वारा। अब जितनी भी हमारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, वो सारी की सारी लेटर से इसराइल से डरती हैं। ठीक है, नहीं डरा तो कौन नहीं डरा, ईरान नहीं डरा। और ईरान को डराने के लिए इसराइल वाला अटैक मारता है, पर ईरान भी अंदर से डरता है क्योंकि खतरनाक लोग हैं। छोटा सा देश है पर टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। अब देखने वाली बात है, ईरान ईरान तो चलो अमेरिका का साथ नहीं देता, पर जो बाकी के मिडिल ईस्ट देश हैं, जैसे आपका सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, ये सारे के सारे अमेरिका का साथ देते हैं। अब ईरान ने बोल रखा है कि भैया अगर तू अमेरिका तूने मेरे पे अटैक लगवाया तो तेरी मैं वाट लगा दूंगा, जितने भी तेरे मिडिल ईस्ट देश हैं, चाहे भले ही वो माउंटेन कंट्रीज हैं, ये भी माउंटेन है, पर कह रहा है भैया मैं सबके यहाँ फोड़ दूंगा पकड़ के, क्योंकि तेरी अमेरिकन जो सेना है वो सारी यहाँ बैठी हुई है। अब इधर से सऊदी अरेबिया ने क्या करा, सऊदी अरेबिया ने अमेरिका के ट्रम्प को बोला भाई पागल इंसान रुक जा, मेरा छोटा सा देश है, अभी नया नया धंधा कमाना स्टार्ट करा है, खूब पैसा मैं कमा रहा हूँ, कमाने दे, शांति रहने दे। अबे युद्ध क्यों कर रहा है, तू युद्ध करेगा ईरान वाला मेरे पे मारेगा, क्योंकि अमेरिका तो बैठा हुआ है 12,000 किलोमीटर दूर। साला जब तक मिसाइल पहुंचेगी तब तक 4-5 देश उजाड़ चुका होगा ईरान वाला। तो जितना भी मिडिल ईस्ट देश है वो सारा का सारा अमेरिका का बोल रहा है भाई बेशर्म इंसान शांत हो जाए, वो ईरान वाला हमें तो बर्बाद कर ही देगा, चल तेरे को बर्बाद नहीं कर पाएगा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारा धंधा खराब हो जाएगा, बिजनेस खराब हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जितने भी रास्ते हैं पेट्रोल पहुंचाने के या ऑयल पहुंचाने के इंडिया तक या चाइना तक या रशिया तक, वो सारे बंद हो जाएंगे। अब बताओ क्या ऑयल की कमी आएगी, ऑयल की कमी आएगी, पूरा देश चलता है किससे, ऑयल से चलता है, तो बताओ महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, हर सामान बढ़ेगा हमारा। क्योंकि जो भी काम होता है वो सारा का सारा काम किसके द्वारा होता है, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन भैया हमारा महंगा हो जाएगा तो सामान भी मेरे पास क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, जितनी भी फेयर एंड लवली है वो सारी महंगी हो जाएंगी। फिर लड़कों को वैसी लड़कियां देखनी पड़ेंगी सारी की सारी, तो कितनी दिक्कत वाली बात हो जाएगी, बेचारे लड़के घायल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि भाई हर एंगल से हमारा ग्लोबल एनालिसिस भी होता है। आज ये नीच हरकतें करेगा तो पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट आएगा। अभी क्या हो गया, अभी तुम्हारी ऑडी है, आज न्यूज आई है, ऑडी गाड़ी होगी, बीएमडब्ल्यू होगी, जितने बच्चे गाड़ी लेने जा रहे थे ऑडी बीएमडब्ल्यू, मुबारक हो, ये अब सस्ती हो गई है। अभी क्या हो गई, सस्ती हो गई है, क्योंकि हमने क्या बोला, हमारी ये जो गाड़ियां हैं इसका संपर्क मेजरली किसके साथ है, यूरोप के साथ। फ्रांस गाड़ियां बनाने में नंबर 1 है, जर्मनी गाड़ी बनाने में नंबर 1 है ना। अभी पहले माल किसको बेचते थे, अमेरिका को बेचते थे। अब अमेरिका क्या कह रहा है, भैया मैं तुम्हारे पे टैरिफ लगा दूंगा, 10% का टैरिफ लगा दूंगा, 25% का टैरिफ लगा दूंगा, क्योंकि तुमने मेरे को ग्रीनलैंड लेने में मदद नहीं करी। ठीक है, तुम जाके खड़े हो गए कनाडा के साथ। तो हमारे अमेरिका का जो संबंध है वो डेफिनेटली यूरोप के देशों के साथ बेकार है। अब यूरोप वाले इंडिया के साथ अच्छे संपर्क बना रहे हैं इंडिया का संबंध। पीछे मोदी जी ने क्या बोला कि हम वो लेंगे, क्या नाम था उसका, राफेल, हम राफेल लेंगे, राफेल में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। किस कंट्री का, फ्रांस की कंट्री का है। वो कौन से देश का है, यूरोप के देश का है हमारे पास। अब उससे संबंध हमारे अच्छे बन गए आज की डेट में, तो सारी गाड़ियां इंडिया में आ रही हैं, सस्ती आ रही हैं। फ्रांस वाला कह रहा है, जर्मनी वाला कह रहा है, अरे मोदी साहब चिंता मत करो, सस्तियां गाड़ियां दे दूंगा, आप अपना बस ये टैरिफ कम कर दो। तो हर एंगल से डेफिनेटली बढ़िया मजा आ जाएगा। अब वो हमारा इलॉन मस्क की गाड़ी तो हिंदुस्तान में आके पिट भी गई, आप सभी को पता है। कुछ समझ में आ रही, बात नहीं आ रही है? तो ये क्या ग्लोबल इंपैक्ट नहीं आ रहा, वो ग्लोबल इंपैक्ट आ रहा है। तो क्या हमें ग्लोबलाइजेशन पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा, विदेशी बाजार पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन एनालिसिस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब अगर आज हमारा अमेरिका नाराज होता है इंडिया से, तो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा इन्फोसिस नाम की
कंपनी पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा टीसीएस नाम की कंपनी पे, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा एचसीएल नाम की कंपनी पे, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा विप्रो नाम की कंपनी के। इन सब के सारे ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ऑर्डर कम हो जाएंगे तो इनके एम्प्लॉय को हमें क्या करना पड़ेगा, कंपनी से एम्प्लॉय को बाहर निकाला जाएगा। तो हमारे देश में क्या आ सकता है, रिसेशन आ सकता है। बोलो हाँ है ना। अब जितने लोगों ने गाड़ियां खरीद रखी होंगी, जो कि कार का लोन किस्त दे रहे थे, क्या वो लोन देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। अब वो नहीं देंगे तो एचडीएफसी बैंक वाला क्या करेगा, उनकी कार को जब्त कर लेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो बताओ, अमेरिका ने यहाँ पे ऑर्डर कम करा, इन्फोसिस में इम्पैक्ट आ गया, टीसीएस में इम्पैक्ट आ गया, एचसीएल पे इम्पैक्ट आ गया, विप्रो पे इम्पैक्ट आ गया। इनके अंदर बंदा बहुत काम करता है भैया, काफी लाखों लोग काम करते हैं, 8-10 लाख लोग इम्पैक्ट आ जाएंगे। अब 8-10 लाख कमाने वाले 8-10 लाख लोग जिनकी तनख्वाह 2-2 लाख रुपए महीने है, वो अगर बेरोजगार बैठ जाएंगे तो क्या इंडिया की इकोनॉमी में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? हाय हाय मोदी होगा नहीं होगा, सब छाती पीटेंगे अपनी। जल्दी जवाब दो। स्टोरी समझ में आई नहीं आई है? कहीं किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। आज की क्लास तो हमारी रिवीजन में निकल जाएगी ताकि आप पिछला टच में आ सकें। तो ये सारा जानकारी है बेटा हमारा कितने सारे एनालिसिस के बारे में, तो बड़े सारे एनालिसिस हो गए हमारे पास। तो यानी सर क्या हमें वाकई में इतनी डीप स्टडी करनी पड़ती है? बेटा बता तो दिए कैसी डीप स्टडी करनी पड़ती है। अब देखो डीप स्टडी का ना लेवल होता है हमारे पास। लेवल कैसे होता है हमारे पास? मैंने कहा जी हमारी जिंदगी में एक होती है ट्रेडिंग, पैसा अगर मेरे को लगाना है तो पैसा लगाने के दो तरीके हैं मेरे पास। मैंने कहा एक होता है मेरे पास ट्रेडिंग और एक होता है मेरे पास इन्वेस्टमेंट। जब हम इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं तो हम हमेशा किसके बारे में बात करते हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं, लंबे समय के बारे में बात करते हैं। तो जब हमें पैसा लंबे समय तक लगाना होता है तो हमारा क्या होता है, आपका डीप स्टडी होता है। तब हमें इस तरह के एनालिसिस को वैल्यू देनी पड़ती है, तभी काम होता है हमारे पास। किसी जमाने में होता था यार आप एक काम करो, कंपनी में पैसा निवेश करके सो जाओ और आपका पैसा बढ़ता रहेगा। ठीक है ना? किसी टाइम पे ऐसी इस तरह की स्टेटमेंट हमारे पास होती थी कि आप कंपनी में पैसा डाल के सो जाओ, निवेश करके सो जाओ, आपका पैसा हर एंगल से बढ़ेगा। पर ये सच्चाई नहीं है। अगर आप यस बैंक को देख लो तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, खून के आंसू आपको रोने पड़ जाएंगे। बताओ 404 रुपए का शेयर मान लो 20 रुपए पहुंच गया तो तुम्हारी हालत क्या हो जाएगी? तुमने मान लो 400 रुपए में शेयर खरीदा हो और आज वो शेयर हमारा 20 रुपए का हो गया हो, यानी तुम्हारे पास तुम्हारा सीधा सीधा तुम्हारा जो कैपिटल है उसका 95% क्या हो गया, मेरे पास लॉस हो गया। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब मान लो तुमने 10 साल 15 साल पहले यहाँ पे पैसा लगा के निवेश कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। मान लो तुमने ज्यादा पैसा नहीं लगाया, तुमने कितना लगाया, 1 लाख रुपए लगाया। अब 1 लाख रुपए का माल तुम्हारा कितने का हो गया, 5,000 का माल हो गया। अब बताओ तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा तो बेड़ा गर्क हो गया। अब जीवन में ये 5,000 रुपए क्या कभी दोबारा 1 लाख बना सकता है? आप बताओ मेरे को, आपका 5,000 रुपए दोबारा 1 लाख में आ सकता है? प्रोबेबिलिटी देखो ना, प्रोबेबिलिटी बड़ी मुश्किल है। मान लो 5,000 रुपए का माल है, पहले 5,000 से क्या बनेगा, 10,000 बनेगा। 10,000 मतलब का मतलब क्या है कि जी 100% इंप्रूवमेंट आ गई। सुनारी बात नहीं आ रही है? तो यानी फिर हमें 5,000 और ऐड करना पड़ेगा, 15,000 हो गए। फिर कितना इंप्रूवमेंट आ गया, 200% आ गया। तो भाई साहब ऐसे तो पता नहीं कितनी हमें तरक्की करनी पड़ेगी। यस बैंक को इतनी तरक्की करेगा तो मैं कह रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कंपनी बन जाएगा। तो यहाँ तो टोपी चढ़ गई भैया। अब आपका यहाँ पे ये नुकसान आपका रिकवर नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे मोदी अपना घर खुद बेच के लगा दे तो यस बैंक के अंदर निवेश कर दे, तब भी इतना पैसा उसका दोबारा वापस नहीं आएगा कि 5,000 रुपए का माल दोबारा से लाख रुपए में रिकवर कर सके। और अगर आपका 5,000 रुपए का माल दोबारा लाख रुपए में रिकवर होता है तो तब भी तुम्हारे पास क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट होगा। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? क्योंकि पहले समझो ना बात को, 5,000 को क्या बनना पड़ेगा, 10,000 बनना पड़ेगा, 100% रिकवरी करनी पड़ेगी। फिर क्या बनना पड़ेगा, 15,000 सर। फिर 100% और हो गया, 200% हो गया। फिर मेरे पास क्या हो गया, 300% हो गया। फिर मेरे पास क्या हो गया, 400% हो गया। फिर 500%। फिर 500 के बाद 600%। ठीक है नी? फिर मेरे पास 700, 750, 700, 800, 900, 1,000। तब जाके मेरा मतलब तकरीबन कितने ज्यादा परसेंट हमें बढ़ाना पड़ेगा, 1200-1300% हमें बढ़ाना पड़ेगा तरक्की, तब जाके हमारा काम होगा इतने। तो ये होती है बेवकूफी। अब ये वो लोग होते हैं जो सो जाते हैं, जिनको ये बोला गया था कि पैसा लेके डाल दो और सो जाओ क्योंकि तुम्हारा पैसा तो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे काम हमारे पास खराब हो गया। अब ऐसी में अगर मैं वोडाफोन की बात करूं या आइडिया की बात करूं तो बताओ, जिन लोगों ने यहाँ पे पैसा निवेश करके सो गए उनका तो बेड़ा गर्क हो गया। ऐसी हमारे पास एक कंपनी थी, रिलायंस कम्युनिकेशन के नाम की कंपनी थी हमारे पास। अनिल अंबानी का नाम आपने सुना होगा, मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी है, दो भाई हैं हमारे पास, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी। अबे चोर किस्म का आदमी है, बैंक हो गया बेचारा।
अब मान लो इसका जो शेयर था, मान लो 200 रुपए का शेयर था, आज ये शेयर 2 रुपए का, अब बताओ क्या हाल होगा तुम्हारा? क्या अब 2 रुपए का शेयर दोबारा 200 में आएगा? आएगा पता नहीं, बहुत ही मतलब आउटस्टैंडिंग हरकत होगी तो आएगा। रात को मुकेश अंबानी उठ के बोलेगा कि यार मैं अपने भाई की कंपनी खरीद रहा हूँ, तो डेफिनेटली शायद प्राइस में उछाल आ भी सकता है। या इलॉन मस्क कह रहा है कि भैया ये पिटी हुई कंपनी है, अनिल अंबानी की कंपनी मैं खरीद देता हूँ। तो यानी नॉर्मल लॉजिक से तो नहीं आएगा, कुछ स्ट्रैटेजिकली बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा तो आएगा। तो क्या हमें अपने कान खुले रखने पड़ेंगे? क्या हमें अलर्ट होना पड़ेगा? नहीं होना पड़ेगा? हमें अलर्ट होना पड़ेगा, डेली बेसिस पे हमें अलर्ट होना पड़ेगा। तो अब आप मेरे को ये बताओ, क्या न्यूज का प्रभाव हमारी जिंदगी में होता है कि नहीं होता? जल्दी कंफर्मेशन दो, क्या न्यूज का प्रभाव हमारी जिंदगी में होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है भैया। काफी सारे टीचर आपको ये मिलेंगे, बोलते हो कि भाई न्यूज में आपने कभी विश्वास नहीं करना। वो उनका कहने का पर्पस कुछ और होता है। वो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि जैसे मान लो ये टीवी है हमारे पास, सीएनबीसी चैनल है, यहाँ पर हमने एक वीआईपी को बुला लिया और ये यहाँ पे आके आवाजें मार रहा है कि मेरे को लग रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर यहाँ से 1,000 पे और बढ़ जाएगा। ऐसे निकम्मों की बात नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि क्या पता इसको मुकेश अंबानी ने पीछे क्या दे दिया, 20 लाख रुपए प्रोवाइड कर दियो कि जाके मेरा नाम ले लियो भैया मेरी कंपनी का। तेरा इतने बोलने से काफी सारे अनपढ़ लोग बैठे हैं हिंदुस्तान में, तो 90% लोग अनपढ़ ही हैं। वो साले पैसा इन्वेस्ट कर देंगे मेरी कंपनी के अंदर, खत्म कहानी बात। तेरे को मैं 20 लाख रुपए दूंगा, मैं 20 लाख करोड़ रुपए कमा लूंगा, या मैं 2,000 करोड़ रुपए कमा लूंगा। तो इस तरह की न्यूज में इंपैक्ट नहीं डालना। पर जो ग्लोबल न्यूज का इंपैक्ट आ रहा है, जो कंपनी की हरकतें हो रही हैं, जो कंपनी की मैनेजमेंट की हरकतें हो रही हैं, वो भी हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो कंपनी की मैनेजमेंट को हमें समझना पड़ेगा। तो ऐसी चीज को बदले में हमने क्या नाम दिया है? ऐसी चीज को हमने नाम दिया मैनेजमेंट एनालिसिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है बेटा। एक बात बताओ, मैंने कहा जी ये मेरे पास कंपनी है, कंपनी क्या नॉन लिविंग थिंग है हमारे पास? इसके अंदर कौन काम करते हैं? इसके अंदर काम करते हैं बीओडी। बीओडी का मतलब क्या होता है मेरे पास? बीओडी का मतलब होता है आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यही लोग काम करते हैं ना हमारे पास। अब यहाँ पे बीओडी में कौन कौन काम कर रहा है बताओ? हमने यहाँ पे शाहरुख खान को रख दिया। अबे अनपढ़ आदमी, तेरे को रख के हम क्या करेंगे शाहरुख खान को? हमने यहाँ पे चार्टर अकाउंटेंट रख दिया, वो वाला सी रख दिया जो कि बहुत बड़ा फेमस कम है हमारे पास। तो डेफिनेटली काम बढ़िया हो भी जाएगा हमारे पास। तो बीओडी में कौन सा बंदा बैठा है बड़ा मैटर करता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या बहुत बड़ा मैटर करता है, उसका पास्ट क्या बहुत बड़ा मैटर करता है। मैंने कहा जी मेरे पास ये वो वाला बंदा सीए कैटेगरी का बंदा है, जो 40 साल का जिसको एक्सपीरियंस है, जो 40 साल में से 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करा और 100 में से 90 कंपनियां डुबा के आया है। अब बताओ, ऐसे हरामखोर को हमने यहाँ पे रख दिया, तो कंपनी का बेड़ा गर्क होगा कि नहीं होगा? 100% बेड़ा गर्क होगा। तो मैनेजमेंट क्या करने जा रही है वो हमें देखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? हमें मैनेजमेंट का एनालिसिस करना पड़ेगा। एक आपका जी कंपनी है हमारे पास, जी कंपनी का नाम आपने सुना होगा। इसका टाइप होने जा रहा था, किसके साथ टाइप होने जा रहा था? सोनी के साथ टाइप होने जा रहा था। इसके जो मालिक का नाम है उसका नाम क्या? गोयनका जी। गोयनका जी माँ, माँ क्या बोलूँ अब मैं, महा बेकार आदमी है। अपने सेल्फिशनेस के लिए कंपनी को डुबा रहा है। सोनी वाले कंपनी कह रहे हैं कि हम आपसे हाथ मिला लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मर्जिंग कर लेंगे, बढ़िया काम हो जाएगा, पर इस गोयनका साहब को यहाँ से हटाओ, क्योंकि ये थोड़ा सा करप्टेड आदमी है और सेबी में भी इसकी जो इज्जत है वो अच्छी नहीं है, उछाल अच्छी नहीं है। पर ये कह रहा है ये ढीठ की ढीठ लादा, कहता है मैं अपनी सीट नहीं छोड़ूंगा। अड़ा रहा, इससे क्या कंपनी का शेयर बहुत डाउन हो गया आज की डेट में। ठीक है जी। अब सारे कह रहे हैं जी पिटेगा, पर ये इतना तेज इंसान है, ये कभी अपने बीवी के द्वारा, अपने भाइयों के द्वारा, अपने बच्चों के द्वारा, खुद के द्वारा कंपनी का माल उठाई जा रहा है, बैक साइड में उठाई जा रहा है, उठाई जा रहा है। जी कंपनी में नजर मारना, फ्रॉम द एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं। ये आपको धमाका देके जाएगा। अभी का रेट देखना क्या चल रहा होगा इसका, 80 रुपए 90 रुपए, या जैसे भी इसका डाउनफॉल चल रहा है मैं जल्दी आपको दिखा दूंगा। 6 महीने के अंदर, साल के अंदर बड़ी तगड़ी तेजी आएगी। पर मेरे कहने पे कोई बच्चा शेयर नहीं खरीदेगा। कल को आप शेयर खरीद के बैठ जाओ, फिर मेरी गर्दन पकड़ो, सर हम तो डूब गए, बर्बाद हो गए। मैंने क्या बोला? पर डे का एनालिसिस होता है। कल को रात को पता है इसको सपने आ गए, भोले बाबा आ गए कि निकल जा कंपनी से, नहीं तो तेरे को मौत आ जाएगी। ये बंदा सुबह उठ के कह रहा है जी मैं रेजिग्नेशन देने जा रहा हूँ, तो इसमें विकास कपूर क्या कर लेगा फिर? तो जब मैं कह रहा हूँ स्टडी करो, तो स्टडी करने का मतलब क्या कि एक साल हमने खूब सारी केस स्टडीज करनी है, खूब सारी बातें सीखनी है, खूब सारी बातें दिमाग में डालनी है, और उसके बाद हम पैसा पैसा खेलेंगे। ठीक है, मेरे को पता है तुम निकम्मे बच्चे, तुम पैसे पहले ही पैसा लगा के बैठ जाओगे। तुम्हारे अंदर एक साल की वो थोड़ी है, पेशेंस थोड़ी है। अगर एक साल की पेशेंस तुम्हारी होती तो तुम मेरी जनरेशन में पैदा होते। तुम तो उत्तेजित बच्चे हो, तभी तो तुम इस जनरेशन में पैदा हुए हो। और फिलहाल मेरे कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में एक और चीज आ गई है जो मैंने आज से पहले आपको नहीं बताई थी, और उस चीज को टेक्निकली मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया? उस चीज को टेक्निकली मैंने नाम दिया आपका, डेट इज मैनेजमेंट एनालिसिस। क्या ये बात क्लियर है? कंफर्मेशन भेजिए फटाफट। ठीक है, थैंक यू सो मच। सबका रिस्पांस आ रहा है, बहुत बढ़िया है। और जो बच्चे रिस्पांस नहीं कर रहे, मेरे को सब पता है उनके नाम, सारे नाम मैं देखता हूँ भैया।
तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि भाई ये हमारे पास हो गया आपका मैनेजमेंट एनालिसिस। अब बताओ कितने तरह के एनालिसिस हो गया, फंडामेंटल हो गया, टेक्निकल हो गया, डेरिवेटिव हो गया, डेरिवेटिव के अंदर आपका ऑप्शन एनालिसिस हो गया, फ्यूचर एनालिसिस हो गया, हमारे पास एक आपका हेजिंग एनालिसिस होता है। ऑप्शन के अंदर दो होता है मेरे पास, एक का नाम और होता है मेरे पास बाइंग एनालिसिस, और एक नाम होता है मेरे पास दैट इज सेलिंग एनालिसिस। ठीक है नहीं? तो फ्यूचर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, आपका डेरिवेटिव हो गया, इंडस्ट्री हो गया, सेक्टर हो गया, कंपनी हो गया। ठीक है, मेरे पास इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स के अंदर दो तरह के हो गए, एक होगा माइक्रो एनालिसिस हो गया, एक मैक्रो हो गया हमारे पास। ऐसे ही हमने बोला कि हमारी जिंदगी में मैनेजमेंट एनालिसिस भी हो गया। और मैं बता रहा हूँ मैनेजमेंट के दम पे ना कंपनियां ऐसे बंद हो जाती है। मान लो आज हमने बोला मुकेश अंबानी कह रहा जी मैं तो संन्यास लेने जा रहा हूँ और मैं अपने छोटे भाई को अपना पूरी गद्दी दे के जा रहा हूँ। अब बताओ, अनिल अंबानी कल से मुकेश अंबानी की गद्दी संभालेगा। अब बताओ बाजार में हलचल होगी, शेयर बाजार बढ़ेगा या गिरेगा? जल्दी बताओ, बढ़ेगा या गिरेगा? मुकेश अंबानी कह रहा है जी मैं तो जा रहा हूँ हिमालय में, अब ये मोह माया बहुत हो गई है, अब मैं अपने छोटे भाई को अपना सारा साम्राज्य दे के जा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ इन्वेस्टर की सांसें बंद हो जाएंगी सालों की। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? और कल को मुकेश अंबानी ने कह दिया कि भैया मैं अनिल अंबानी की जो कंपनी है आज से अनिल अंबानी कंपनी मेरी है। अब बताओ वहां पे 2 रुपए का शेयर में तुम पैसा निवेश करोगे नहीं करोगे? मैं कह रहा हूँ घर बार बेचने का टाइम आ जाएगा। अपना घर बार बेचो, सारा पैसा कहाँ लगा दो, मुकेश अंबानी की 2 रुपए वाली कंपनी के अंदर। हो सके तो जो बगल में पड़ोसी के घर है वो भी बेच दो, सालों को पता ना चले, रातों रात कागज बनाओ नकली, उसको भी बेच बाच के उसका पैसा भी वहां लगा दो। तो क्या एक बंदे से फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है भैया, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फर्क पड़ता है हमारे पास, क्यों नहीं फर्क पड़ता? अब एक तरफ हमने कह दी जी ये मोदी जी हैं और हमने कहा एक तरफ कह दी जी राहुल गांधी है, फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। अब काफी लोग कहते हैं राहुल गांधी बढ़िया है, नालायक लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मोदी का फैन हूं, मोदी भी नालायक है फॉर एग्जाम्पल, पर मैं कह रहा हूँ कि अभी उससे बढ़िया कुछ नहीं है। हमें नहीं पता हिंदू मुस्लिम क्या होता है, हमें नहीं पता, हमें पता भाई, मेरे को तो पता है जी मेरी आर्मी बड़ी संतुष्ट है मोदी से। आर्मी ये कहती है कि भाई जब से मोदी आया है इसने हमें क्या करा, बंदूकें दे दी, इसने हमें बुलेट प्रूफ जैकेट दे दी, खत्म कहानी बात। अब साल लड़ने में मजा आ जाता है। पहले क्या था, हमारे आर्मी वालों को बंदूकें थी, गोलियां नहीं थी। बताओ किसको मारेंगे वो? और ये आदमी ऐसा सैंपल है, इसकी तो बातें सुन लो बंदा शर्मिंदा हो जाता है, इसको तो बताते शर्म आता है कि हम इस देश के प्राणी हैं। तो क्या एक, हालांकि बैक साइड में कौन बैठा होगा, सबके पीछे बैक साइड में कौन बैठा होगा? आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, यूपीएससी वाले। पता ना आईएएस ऑफिसर कौन होता है? 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, कितने बच्चे? 10 लाख बच्चे, उसमें से 218 बच्चों का सिलेक्शन होता है जो क्या बनते हैं, आईएएस बनते हैं। अब बताओ सामने कौन खड़ा हमारे पास? लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव। बताओ, देखते ही साला कपिल शर्मा शो फेल है इसके आगे, इतना हंसाता है बंदा। पर इसके पीछे कौन बैठा हुआ है? आईएएस ऑफिसर बैठा हुआ है जो देश को संभाल रहा है। तो ये मोदी फोदी शोदी ये कोई देश को नहीं संभालते, देश को संभालती है हमारी आर्मी, देश को संभालता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल, जो कि आईएएस कैटेगरी के लोग बैठे होते हैं पीछे। पर ठीक है, फेस वैल्यू तो मैटर करती है हमारे पास। ठीक है भैया, तो हमने यहाँ पे क्या बोला, फंडामेंटल हो गया मेरे पास, हमने कहा टेक्निकल हो गया, और हमारे पास क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया, डेरिवेटिव के अंदर कितना आ गया, फ्यूचर आ गया, ऑप्शन आ गया, और मेरे पास हेजिंग आ गया। ऑप्शन के अंदर कितने नाम आते हैं? मैं कहा एक नाम आता है ऑप्शन बाइंग एनालिसिस और एक नाम आता है ऑप्शन सेलिंग एनालिसिस। इसके बाद मैंने क्या बोला, इंडस्ट्री एनालिसिस हो गया, सेक्टर एनालिसिस हो गया मेरे पास, और साथ में कंपनी का एनालिसिस हो गया। उसके बाद इकोनॉमिक एनालिसिस के बारे में बात बोली, जिसको हमने बोला माइक्रो वाला भी है मेरे पास और आपका मैक्रो वाला भी है मेरे पास। फिर हमने कहा कि हमें ग्लोबलाइजेशन का भी स्टडी करना पड़ेगा और साथ ही साथ हमें मैनेजमेंट का भी एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, सात हो गया, आठ हो गया, नौ हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया। तो 14 तरह के एनालिसिस हैं सर, खत्म करें? नहीं बेटा, अभी और भी एनालिसिस आ सकते हैं मार्केट में, स्टडी करेंगे। एक और हमारे पास बड़ा पैरा एनालिसिस आता है, इसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी एनालिसिस। टेक्नोलॉजी एनालिसिस सर ये क्यों बीच में डाल दिया भैया? आज की डेट में सारा काम किसके द्वारा हो रहा है बेटा? टेक्नोलॉजी के द्वारा हो रहा है। जो कंपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेगी वो पिटेगी, जो कंपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी बढ़ेगी। तो इसका भी हमें स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है नहीं? एक हमें और बड़ी खतरनाक चीज होती है जिसको हमने क्या नाम दिया है, कॉम्प्लायंस एनालिसिस, जिससे कंपनी खड़े खड़े बंद भी हो सकती है। कानून का पालन अगर आप नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपकी कंपनी बंद हो सकती है। हमें पता चला मुकेश अंबानी की जो कंपनी है जियो है, वहां पे सिम की जगह पीछे बैक साइड में पुड़िया मिल रही है, गांजा लो, अफीम लो, ये सब माल बेच रहे हैं सब साइड में। अब बताओ क्या ये देश के प्रति गद्दारी कर रहे हैं? बिल्कुल गद्दारी कर रहे हैं। क्या ये कंपनी चलेगी? क्या इसको मौका मिलेगा? भाई साहब उसी रात खड़े खड़े कंपनी बंद हो जाएगी। इसकी गोइंग कंसर्न क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। गोइंग कंसर्न मतलब अब ये फ्यूचर में नहीं चल पाएगी, इसको सील कर दिया जाएगा, मोटा केस चलेगा, उसके बाद ही बात होगी।
तो जब कभी कंपनी किसी कानूनी दाव पेच में आ जाती है तो कंपनी बड़ी खतरनाक हो जाती है। ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेटा कि मान लो कंपनी का शेयर मेरे पास लेटर से यहाँ पे है और कोई कॉम्प्लायंस फेलियर हुआ तो ये धड़ाम से नीचे गिर जाता है। इसको हम कहते हैं वर्टिकल डाउनफॉल। लिख लो कागज में, इसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल डाउनफॉल। कि अगर आपने देश के कानून के अगेंस्ट काम करा तो वर्टिकल डाउनफॉल आपका हो जाएगा। और कंपनी के इस कॉन्सेप्ट को हमने एक और नाम दिया, इसको हमने नाम दिया पिटफॉल। PITFALL, पिटफॉल। पिट मतलब होता है जहाज। मान लो ये मेरा जहाज है, माफ करना ड्राइंग मेरी बहुत सुंदर है, MF हुसैन के बाद मेरा ही नाम आता है। अब ये जो पिट का एरिया होता है ये पीछे वाला एरिया होता है बेटा मेरे पास। जब ये गिरता है तो ये कभी आराम से नहीं गिरता है, धड़ाम से गिरता है। कभी जहाज को गिरते हुए देखा आपने? जहाज ऐसे चल रहा होगा, ये धड़ाम। ये ऐसे नहीं बताता, जहाज कभी ऐसे नहीं कहता है गिर रहा हूं मैं, आ 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 रहा हूं, ऐसे कभी नहीं गिरता। ये ऐसे गिरता है, ये ले धड़ाम। सीधा मौत, सीधा यमराज के पास। यहाँ पर आप बैठे हुए हो, यहाँ से आप नीचे गिरे, यहाँ सीधा आप पहुंच गए ऊपर। जो स्वर्ग मिलना, जो नर्क मिलना, वहीं फैसला हो जाएगा। तो जब कभी कोई कंपनी कॉम्प्लायंस को फॉलो नहीं करती, कॉम्प्लायंस मतलब क्या होता है बेटा? लॉ। जब कभी हमारी जिंदगी में कॉम्प्लायंस का एनालिसिस नहीं होता, ठीक है बच्चे, कॉम्प्लायंस का एनालिसिस नहीं होता तो हमारी कंपनी का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो जाता है बेटा? पिटफॉल हो जाता है। ये वर्ड आपको याद करना है। कई बार आपको ये न्यूज में मिलेगा, इकोनॉमिक्स टाइम्स में मिलेगा, आपको बजट्स की टाइम पे मिलेगा। तो ये वर्ड्स टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, इनको सीखना है। हमें अपने आप को इस लायक बनाना है कि फ्यूचर में एक बड़ा प्यारा पेपर आता है इकोनॉमिक टाइम्स नाम का, जो साला समझ ही नहीं आता। अगर आज आप पढ़ोगे, सारे शब्द दिमाग के ऊपर से निकल जाएंगे आपके। तो उस समय आपको इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक एक शब्द समझ में आना चाहिए। ये देखो कि कैसी अजीब सी बात कर रहा है क्वेश्चन। कह रहा है अडानी का पिटफॉल हो गया सर। अरे भैया, 7% के गिरने को पिटफॉल थोड़ी कहते हैं कौशल साहब। अगर कंपनी 7% 8% गिर जाए तो उसको पिटफॉल थोड़ी कहते हैं। अभी अडानी साहब का क्या हुआ? अभी आपने अडानी की न्यूज सुनी होगी। ये यूएसए गवर्नमेंट है, इसने इंडियन गवर्नमेंट को, मोदी को बोला कि भाई तेरा जो दोस्त है अडानी, साला चोर है। चोर इन द सेंस, वो अमेरिकन कंपनी को क्या देता है? रिश्वत देता है और जुगाड़ से काम करवाता है। ठीक है जी। तो यूएसए के कोर्ट ने क्या करा? इंडियन गवर्नमेंट को बोला कि भैया अडानी को सम्मन भेज दो, सम्मन भेज दो कि पेश हो जाए भाई। अब मोदी कह रहा है माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज अडानी। तो तेरे तब बस चिंता मत कर, यारी दोस्ती का गाना हम नहीं गाया हुआ है, माई बेस्ट फ्रेंड का ऐसे हम नहीं लिखा हुआ है, तो तेरे तक मैं तकलीफ नहीं आने दूंगा। अब यूएसए वाले कह रहे हैं भाई कैसा अजीब सा देश है, साले हम बुला रहे आ ही नहीं रहा ये। तो इन लोगों ने फिर डिसाइड करा कि यहाँ पे जैसे हमारे हिंदुस्तान में सेबी होती है, तो वैसे अमेरिका में क्या होता है? SEC होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। आवाज मारो, क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। वहीं घर बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे आवाजें मारो, क्या कहते हैं? सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। अब ये जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने डिसाइड करा जी हम सीधा किस पे चिट्ठी भेजेंगे? डानी को भेजेंगे, इंडियन गवर्नमेंट को भेजेंगे नहीं, सारे सारे करप्टेड हैं, हम इनको भेजेंगे नहीं। अब ये मार्केट में थोड़ी हलचल फैल गई हमारे पास। अब देखो ना, यूएसए का जो मतलब कि अगर सिस्टम हमारे अडानी साहब को कल को चिट्ठी भेजेगा, समन भेजेगा कि गंदी बातें कर रहा है बेटा तू, तो कल को फिर हमारे मोदी साहब भी क्या करेंगे? एलॉन मस्क को चिट्ठी भेज देंगे, जेफ बेजोस को चिट्ठी भेज देंगे। नहीं भेजेंगे? बिल गेट्स को चिट्ठी भेज देंगे। बिल गेट्स कौन सी कंपनी का मालिक है? हमने कहा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक है। जेफ बेजोस किसका मालिक है? मैंने कहा अमेजोन का मालिक है। एलॉन मस्क तो हम जानते हैं टेस्ला हो गया, है ना। तो अब ये ऐसे लोग, हमारी इंडियन गवर्नमेंट अमेरिकन गवर्नमेंट को बीच में इन्वॉल्व ना करे, उनके बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को चिट्ठी भेजे, तो ये अच्छी बात है? गंदी बात है? गंदी बात है, नालायक की बात है। एक तरह से कंट्री के डेकोरम को, हायरार्की को खराब करने की बात करी गई है। अब इससे क्या है कि थोड़े से मार्केट में जो अडानी के जो हमारे पास सेंटीमेंट्स हैं, वो सारे के सारे हमारे पास क्या हो गया? आपके नेगेटिव हो गए हमारे पास। तो नेगेटिव होने से क्या हो गया? प्राइस गिर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ और गिरे, गिरना जरा 40% गिर, फिर मैं माल उठाऊंगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो उसको पिटफॉल नहीं कहते कौशल साहब। तो हैंड्स प्रूफ हो गया, बच्चों को प्रूफ हो गया कि सर साथ साथ व्हाट्सअप देख रहे हैं और साथ साथ क्वेश्चन का जवाब भी दे रहे हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो भैया। किसी बच्चे को यहाँ तक डाउट है तो बताइए, और नहीं तो कंफर्मेशन दीजिए, अंगूठे दिखाइए फटाफट कि सर एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। थम्स अप दिखा दो। आवाजें आ रही नहीं आ रही हैं? ठीक है भैया।
कह रहा है रियल रियल पिटफॉल किसे कहते हैं? कोरोना के टाइम पे बेटा पिटफॉल हुआ था हमारे पास। देखना किसको कहते हैं पिटफॉल। 30% गिर जाए, 40% गिर जाए हमारे पास। अच्छा, हिंदुस्तान में अगर कोई कॉम्प्लायंस फेलियर होता है बेटा एकदम से, अभी हमारे वो क्या कहते हैं, नीरव मोदी जी देश छोड़ के भाग गए, है ना, हमारा जेट एयरवेज कंपनी बंद हो गया, है ना, यस बैंक का बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है चेतना। बाकी हम पिटफॉल के ऊपर बहुत सारी केस स्टडी करेंगे बेटा, अभी तो मैंने पिटफॉल शुरू भी नहीं करा, पिटफॉल होते हैं अभी तो मैंने बताया भी नहीं आपको। अच्छा जी, उसके बाद आपको याद होगा मैंने बताया था कि हमारे पास एक चार्ट होता है। ये चार्ट हमारा बहुत जगह काम आता है। दूसरे बैच के बच्चों को शायद मैंने अभी नहीं बताया, कुछ बैच मैंने आज मर्ज करे हैं, तो दूसरे बैच के बच्चों को नहीं बताया, राजा वाला बैच जो है, तो सुनना बेटा जरा ध्यान से। हमने कहा था ये मेरे पास चार्ट है, चार्ट गंदा बना दोबारा बनाते हैं। हमने कहा ये हमारे पास जीवन का एक चार्ट है। एक मिनट रुकना जरा सर, अभी सेशन ले रहा हूँ, बस मेरे को 15-20 मिनट का टाइम देना बस। ओके जी। तो ये हमारे पास क्या, आपका ये हमारे पास चार्ट है, और मैंने कहा इस चार्ट में हमारे पास कितने लेवल है, मैंने कहा एक लेवल हो गया, दो लेवल हो गया, तीसरा लेवल हो गया, चौथा लेवल हो गया, ये मेरे पास 4 लेवल है। कितने लेवल? पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल। चलो बताओ, सभी से क्वेश्चन है, पन्ने कोई नहीं पलटेगा, पन्ने कोई नहीं पलटेगा। वो क्या कहते हैं बचपन में, मम्मी की कसम, पन्ने कोई नहीं पलटेगा। बताओ इस चार्ट को क्या नाम दिया था, देखते हैं फर्स्ट कौन आता है। बहुत बढ़िया, मैंने बेटा चार्ट का नाम बोला प्रथम, अब स्टेज का नाम नहीं बोला, एम्ब्रॉयनिक की बात मैं नहीं कर रहा। इस पूरे चार्ट को नाम क्या दिया था? बहुत बढ़िया, अनीता जीत गई। अनीता तू तो एब्सेंट थी, तू कैसे जीत गई बेटा? आईडीएलसी तेरे को कैसे पता? इस चार्ट को हमने नाम दिया था IDLC, इसका नाम दिया PDLC। अब देखो अनीता कितनी कितनी बढ़िया लड़की है, कितनी बढ़िया लड़की है, इसकी नौकरी लग गई है 70-80 हज़ार रुपए की, तब भी ये कह रही है कि नहीं सर मैं तो पढ़ने आऊंगी, मैं तो स्टॉक मार्केट सीखूंगी। इंसान को लालच कहाँ कहाँ तक ले जाता है। सारे अनीता की तरह लालची बनो। इसको हमने क्या नाम दिया? इंडस्ट्री डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। नहीं तो सरकारी नौकरी वाले बंदे क्या कहता है, अब तो मजे आ गए जीवन में, अब तो किसी का बाप भी हमें नहीं निकाल सकता। इसको मैंने एक और नाम दिया CDLC, कंपनी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये सारे प्रायवाची नाम है मेरे पास। एक नाम था मेरे पास इंडस्ट्री डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है जी। एक नंबर मेरे पास आ रहा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और एक का नाम मेरे पास आ रहा है कंपनी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हमने कहा पहली वाली स्टेज को हमने क्या नाम दिया? फर्स्ट वाली स्टेज को मैंने नाम दिया, ये जितने बाकी बच्चे हैं जिन्होंने ये डायग्राम पहली बार देख रहे हैं, फोटो खींच लो फटाफट। पहली वाली स्टेज को मैंने नाम दिया इंट्रोडक्शन, घटिया भाषा में इंट्रोडक्शन, और टेंशन मारना किसी के आगे, तो हमने क्या नाम दिया? एम्ब्रॉयनिक, एम्ब्रॉयनिक, है ना। हम वेस्ट दिल्ली में क्या कहते हैं, नॉर्थ दिल्ली में कहते हैं गोलगप्पा खाना है, गोलगप्पा खाना है। और वो साउथ एक्स में जाओ तो क्या कहते हैं उसको? वो अंग्रेजी नाम होता है, बताना, देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। गोलगप्पे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वो बॉम्बे में पुचका कहते हैं, कलकत्ता में पुचका कहते हैं शायद। हाँ, वाटर बॉल्स। ये देखो अंग्रेज पैदा हुआ मेरा साउथ एक्स वाला, यही है साउथ एक्स वाला। बिल्कुल, अयान भी साउथ एक्स का है, चेतना भी साउथ एक्स की है, ये तो गलती से नॉर्थ दिल्ली में आ गए। तो ये है साउथ एक्स वाला माल बेटा, एम्ब्रॉयनिक, है ना। और हमारे लिए देसी इंट्रोडक्शन, खत्म करो काम। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या आता है? दूसरा आता है हमारे पास आपका ग्रोथ स्टेज। सेकंड स्टेज होती है ग्रोथ स्टेज, जिसको बदले में हमने क्या नाम दिया? एक्सपेंशन का नाम भी दिया हुआ है। ग्रोथ कहते हैं, साथ में उसको हमने क्या नाम दिया? एक्सपेंशन का नाम भी दिया हुआ है। तीसरा मेरे पास क्या होता है आपका? तीसरा नाम आता है मेरे पास स्टेबिलिटी। क्या नाम आता है आपका? स्टेबिलिटी। और चौथा नाम बेटा मेरे पास क्या आता है आपका? डिक्लाइन। डिक्लाइन को हमने क्या नाम दिया था? रिट्रेंचमेंट का नाम भी आपको याद होगा, दिया था मैंने। तो मैंने कहा ये हमारे पास जीवन में कितने स्टेज आते हैं आपके? 4 स्टेज आते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गया, एक्सपेंशन हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, डिक्लाइन या रिट्रेंचमेंट हो गया। सर ये स्टेजेस क्यों पढ़ा रहे हैं बेटा? हमें जिस कंपनी में पैसा लगाना है, पहले हमें उस कंपनी की औकात पता करनी पड़ेगी।
क्या औकात पता करनी पड़ेगी? औकात पता करनी पड़ेगी कि भैया इसमें हमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये मेरे पास 4 चीज है, सबको ये नाम याद होने चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने कहा इंडस्ट्री की बात करोगे तो भैया इंडस्ट्री हमारा ऐसे ग्रो करेगा, पहले इंट्रोडक्शन आता है मेरे पास, फिर आपका ग्रोथ आता है, फिर आपका ये मेरे पास जो आता है क्या स्टेबिलिटी आती है। इसमें लाइन देखो सेम आ रही है, ना तरक्की हो रही है ना गिरावट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हो रही है, तरक्की हो रही है, लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की दिशा में जा रही है, ग्रोथ हो गया हमारे पास। ठीक है ना, ये हमारा जैसे बच्चा पैदा होता है तो इसको हमने क्या नाम दिया, इंट्रोडक्शन का नाम दे दिया। और ये बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा आता है ना, बुढ़ापा आता है जैसे मेरे को आ चुका है, बंदा डिक्लाइन की तरफ है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? तो ये 4 चीज हैं, इंडस्ट्री की बात करो, चाहे प्रोडक्ट की बात करो, चाहे कंपनी की बात करो, इंसान की बात करोगे, इंसान में भी ऐसे ही होता है। बच्चा पैदा होता है, ये बच्चा पैदा हो गया, तरक्की कर रहा है, स्टेबल हो गया, शांत हो गया, अब ये भगवान की तरफ जाने की तैयारी में है। तो ये लाइफ साइकिल हमें समझना बहुत जरूरी है। कैसे पहचानेंगे कि कंपनी जो है हमारा इंट्रोडक्शन में है, या हमारा ग्रोथ में है, या हमारा स्टेबिलिटी में है, या डिक्लाइन में है, ये पता लगाना बहुत जरूरी है हमारे पास। ठीक है नहीं? अब देखो, जब मैं कहता हूँ यहाँ हमारे पास रिट्रेंचमेंट आ रहा है, रिट्रेंचमेंट, ये मेरे पास आपकी दिशा आ रही है। तो जब मैं रिट्रेंचमेंट की बात करता हूँ तो एक मिनट होल्ड करना। मैडम अभी क्लास में हूँ, जैसे फ्री होता हूँ आपसे बात करता हूँ। जब मैं रिट्रेंचमेंट की बात कर रहा हूँ तो रिट्रेंचमेंट में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं? हमने कहा जी हमारे पास एक आता है कटबैक, एक आता है टर्न अराउंड, टर्न अराउंड, एक आता है मेरे पास डाइवेस्टमेंट, और एक आता है मेरे पास लिक्विडेशन। रिट्रेंचमेंट को हमने फर्दर कितने भागों में क्लासिफाई करा? 4 भागों में क्लासिफाई करा हुआ है, ये सभी बच्चों को याद होना चाहिए। कटबैक हो गया, टर्न अराउंड हो गया, डाइवेस्टमेंट हो गया, लिक्विडेशन हो गया। हमेशा याद करना, मरे हुए घोड़े पे जो बंदा पैसा लगाता है वही खरबपति बनता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो मौत से पहले ये 4 चीज आती है इंसान की। कटबैक आता है, टर्न अराउंड आता है, डाइवेस्टमेंट आता है, लिक्विडेशन है। मैं कंपनी का नाम बता दूंगा, मैं बोलूंगा ये यस बैंक है जी। अब फिर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ जी ये किस स्टेज में आ रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला मतलब हमने ये तो मान लिया रिटेंचमेंट में है, फॉर एग्जांपल हम ये मान के चले गए रिटेंचमेंट में है। अब मैं तुमसे बहस कर रहा हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों बताओ ये कटबैक है कि टर्न अराउंड है कि डाइवेस्टमेंट है कि लिक्विडेशन है? अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता? तो अब मैं आपको बताऊंगा, कटबैक पहचानने के ये 7-8 फैक्टर्स हैं, टर्न अराउंड पहचानने के लिए 7-8 फैक्टर्स हैं, डाइवेस्टमेंट निकालने के लिए ये 4-5 फैक्टर्स हैं, लिक्विडेशन में पता लग जाएगा अपने आप ही। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? भाई हमने कहा जी एक हमारा इंसान है, ये मान लो अनिल अंबानी है, अनिल अंबानी। अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ भाई ये कटबैक में है कि टर्न अराउंड में है कि डाइवर्समेंट में है कि लिक्विडेशन में? बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब लिक्विडेशन का मतलब क्या है? ये रही अर्थी, ये रहा बंदा लेटा हुआ, राम राम सत्य है ना, और हमारा वो यासिर कह रहा है सर पैसा लगा दो, बंदा डूबा हुआ अभी। अरे भैया यासिर मेरे भैया, ये डूबा नहीं है, बहुत डूब गया। अब क्या पैसा लगा दूं, ये तो चला गया, ये तो ऐसी जगह चला गया जहां भगवान से भी वापस नहीं आएगा। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो जो हमारे वो कौन है, रामदेव बाबा, रामदेव बाबा, उन्होंने कौन सी कंपनी बनाई? मैंने आपको होमवर्क दिया था, पता नहीं आपने काम करा नहीं करा। पतंजलि, है ना, कंपनी बनाई नहीं है पतंजलि, इन्होंने कंपनी खरीदी है पतंजलि से। पतंजलि का इससे पहले कोई और नाम था, और वो कंपनी का डाउनफॉल आ गया था और वो कंपनी लॉस में जा रही थी। बाबा जी की एक आंख खराब है, फिर भी उन्होंने पता नहीं कैसे
एक आंख से इस कंपनी को ढूंढ लिया और उसको ये बना दिया। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है? यानी कहने का मतलब है एक कंपनी ये गिर रही थी, उसको ये खड़ा कर दिया। तो बाबा जी ने अपने जीवन में क्या जनरेट कर दिया? एक स्पेशल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बाबा जी ने अपने जीवन में जनरेट कर दिया बीपीआर। सर ये क्या बीमारी होती है? बीपीआर का मतलब होता है मेरे पास बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। मैंने कहा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ठीक है जी। इसको हमने बीपीआर का नाम दिया, हमने कहा बाबा रामदेव ने, बाबा रामदेव बीआरडी, ये शॉर्ट फॉर्म है। क्या है ये? बाबा रामदेव। हमने कहा बाबा रामदेव ने तो भाई जीवन में कुछ भी एनालिसिस नहीं करा। सर इनको क्या कंपनी एनालिसिस करना आता है? भगवान जाने, पता नहीं आता है कि नहीं आता, पर इसने कर दिया भाई साहब। इसने ऐसी कंपनी जो जमीन के अंदर घुसी पड़ी थी, लॉसेस में थी तगड़े लेवल की, उसको उठाया और ऐसे खड़ा कर दिया बढ़िया तरीके से, इसका हिसाब ही नहीं है। तो बेटा यहां जो पैसा बनता है ना, यहां बनती है वेल्थ। यहाँ क्या बनती है? वेल्थ। और आप सभी बच्चे क्या करना है? रोटी कपड़ा मकान बनाने आए हो? नहीं सर, वो तो माँ बाप ने दे दिया, अब तो हम उसको उजाड़ेंगे। समझ आ रही बात? अगर बच्चे को सही दिशा में ना लगाया तो उजाड़ता है। और अनीता से बढ़िया इस बात के बारे में कोई जानकारी आपको नहीं बता सकता। क्लास के बाद घेर लेना है उसको, पूछना कैसे उजाड़ा जाता है। क्योंकि अगर बच्चे को ज्यादा पैसा दे दिया जाए तो वो फिर बच्चा क्या करता है? गलत हरकतें करता है, नशे करता है, पैसा लुटाता है, और वो कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करता, डिस्ट्रक्टिव काम करता है। तो हमने बोला यहाँ पे एक नया टॉपिक पढ़ा हमने, बीपीआर। तो ये कुछ देखो टेक्निकल शब्द मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाए हैं, आने वाले समय में आपको पढ़ाऊंगा ये चीजें क्या होती है हमारे पास। तो आने वाले समय में आपको जानकारी दूंगा कि कटबैक क्या होता है, टर्न अराउंड क्या होता है, डाइवेस्टमेंट क्या होता है, लिक्विडेशन क्या होता है। आपको जानकारी दूंगा मैं कि कैसे हम बताते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, आपका ग्रोथ क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होता है, डिक्लाइन क्या होता है। डिक्लाइन में हमारे पास 4 दिशाएं होती हैं। ऐसी ग्रोथ में भी मेरे पास बड़ा खतरनाक चार्ट आता है, उधर भी मेरे पास 7-8 टेक्निकल वर्ड्स आते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? यानी कहने का मतलब बच्चे यहाँ पे ये है कि अगर एक कंपनी में पैसा निवेश करना है, मान लो ये कोई कंपनी है, इस कंपनी का नाम है CKTI, फॉर एग्जांपल CKTI कंपनी है। मैं कहा लगाओ बेटा पैसा लगाओ। अब तुम्हारी हरकतें क्या होती है? सर विकास सर लगा रहे हैं। मैं कहा विकास सर लगा रहे हैं, आपने कहा लगा दो। ये होता है अनपढ़ तरीका, इसको हम कहते हैं स्पेकुलेशन। ये बंदा पागल आदमी, इसकी खोपड़ी पता नहीं कितनी है, पता नहीं दिन में कितनी बार बीवी से झगड़ा करता है, पता नहीं जब बीवी से झगड़ा कर रहा होगा उस समय उसने खुंदा में पैसा लगा दिया होगा बिना एनालिसिस के, तुम भी पीछे बढ़ गए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो भाई हमें इनकी खोपड़ी पे विश्वास नहीं करना, हमें अपनी खोपड़ी पे विश्वास करना है। तो हमें पहले पता लगाना पड़ेगा। क्या पता लगाना पड़ेगा? सर ये कंपनी इंट्रोडक्शन में है कि ग्रोथ में है कि अपना क्या कहते हैं उसमें स्टेबिलिटी में है कि लिक्विडेशन में है। फिर अगर ये ग्रोथ में है तो बड़े सारे टेक्निकल वर्ड्स आते हैं मेरे पास। सर क्या यहाँ पे मार्केट का पेनिट्रेशन है, क्या मार्केट का डेवलपमेंट है, क्या प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, क्या डाइवर्सिफिकेशन है? सर अगर यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन है तो ये कॉन्ग्लोमरेट है कि कंसेंट्रिक है कि आपका वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? सर अगर ये हमारा लिक्विडेशन में है तो ये क्या है? सर ये कटबैक है मेरे पास कि टर्न अराउंड है मेरे पास कि डाइवर्समेंट है कि मेरे पास लिक्विडेशन है? मेरे प्यारे बच्चों कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखो कहने का मतलब ये है कि सर हमें तो पता ही नहीं शब्द क्या है, मैं पढ़ाऊंगा ना। मैंने कब मना करा आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टेक्निकल वर्ड्स आ गए। किसी कंपनी में पैसा लगाने से पहले हमें 12 टेक्निकल वर्ड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 12 ये हो गए, 4 ये हो गए, यानी 16 शब्दों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। सर क्या इन 16 शब्दों के बारे में हम मास्टर बन जाएंगे? मैंने क्या बोला? मैंने कहा अभी तो हम मास्टर नहीं बनेंगे, हमें तो ये भी स्टडी करना पड़ेगा कि ये जो कंपनी है CKTI, इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या हरकतें कर रहे हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? एक बात बताओ, ये CKT एक ऐसी कंपनी है जो काम जोमेटो करता है वो यही कर रहा है। ये कंपनी ना मार्केट में क्या कर रही है? प्रॉफिट ले रही है। ये कंपनी कह रही है कि मैं एक स्कूटर से सामान उठाऊंगी और दूसरी जगह पे लेके जाऊंगी और इसके लिए मैं बाजार में 100 रुपए ले लूंगी, कस्टमर से मैं 100 रुपए ले लूंगी। अब ये कंपनी मार्केट में बिल्कुल अच्छी तरह चल रही है, हम देख रहे हैं कि बंदा नॉर्मल सा प्रॉफिट कमा रहा है, इसका ड्राइवर आता है यहाँ से सामान उठाता है, यहाँ सामान ले जाता है और चार्जेस लेता है 100 रुपए। अब बाजार में कौन आ गया? जोमेटो आ गया, स्विगी आ गया, ब्लिंकिट आ गया, रैपिडो आ गया, ये नाम आपने सुने होंगे। अब ये सारे के सारे हरामखोर कंपनियां,
ये सारी क्या कह रही जी हम आपका सामान यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जाएंगे। कोई कहता है जी मैं आपसे 10 रुपए ले लूंगा, कोई कह रहा है 20 ले लूंगा, कोई कह रहा है 30 ले लूंगा, कोई कह रहा है 40 ले लूंगा। अब जब हमने कॉस्टिंग निकाली तो हमें साफ पता लग रहा है कि ये चारों की चारों कंपनी हमारे पास क्या लॉसेज में है, और ये कंपनी हमारी किस में आ रही है, प्रॉफिट में है। मेरे को क्वेश्चन का जवाब देना, क्या आप CKTI में पैसा लगाओगे? जल्दी जवाब देना मेरे को, इसके शेयर बाजार में पैसा लगाओगे? सारी कहानी समझ में आई है नहीं आई, या दोबारा रिपीट करूं मैं? अगर दोबारा रिपीट करने के लिए कह रहे हो तो रिपीट नाम का शब्द लिख दो। दोबारा सुनो प्रथम जी, चेतना जी दोबारा सुनो, सभी बच्चे दोबारा सुनो। मैंने कहा एक कंपनी है जिसका नाम है CKTI। इसका काम है कि भैया यहाँ से सामान उठाना दूसरे कस्टमर के पास भेजना, ठीक है जी। और ये ऐसा करने के लिए कितना पैसा लेती है? 100 रुपए लेती है कंपनी, 100 रुपए लेती है। और लोग उसको ऑर्डर देते भी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 रुपए इसका प्रॉफिट है, मान लो 100 रुपए में उसके 60 रुपए के खर्चे आ गए, और अल्टीमेटली 40 रुपए इसका प्रॉफिट हो गया। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? यस भेजो फटाफट। क्या यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? यस भेजो फटाफट। ठीक है ना? चलो जी। अब मैंने कहा इसके कंपटीशन में जोमेटो वाला बैठा हुआ है, स्विगी वाला बैठा हुआ है, ब्लिंकिट वाला बैठा है, रैपिडो वाला बैठा है। ये मार्केट में क्या हरकत कर रहे हैं? कह रहे हैं जी हम कस्टमर ए से सामान उठाएंगे, कस्टमर बी को सामान दे देंगे, और इसके लिए मैं 10 रुपए ले लूंगा, या 20 रुपए ले लूंगा, या 30 रुपए ले लूंगा, या 40 रुपए ले लूंगा। अब एक बात बताओ, खर्चा कितना आ रहा है सामान को भेजने का? हमने कहा 60 रुपए, जहां पे ड्राइवर वाइवर का पेट्रोल या तनख्वाह का सब हो गया। और ये बंदा कितना ले रहा है? 10 रुपए लॉस में है, 20 रुपए लॉस में है, 30 रुपए लॉस में है, 40 रुपए लॉस में है। मतलब ये चारों कंपनी ऐसी नोटी नोटी कंपनियां हैं जो अपना धंधा लॉस में कर रही हैं, पैसे को बर्न कर रही हैं। मनी बर्न करना कहते हैं इसको, पैसे को आग लगाना कहते हैं। ठीक है जी। और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें CKTI की कंपनी पे पैसा निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, मेरे को 10 करोड़ रुपए लगाना है, इसके शेयर्स खरीदने हैं। मेरे को आप राय दो, क्या विकास कपूर CKTI पे पैसा लगाए या ना लगाए? प्रथम ने कह दिया नहीं सर, अनीता ने कह दिया नहीं सर, नहीं लगाना सर, गंदी बात। चेतना कह रही है नो, बाकी कहाँ है? पूजा कहाँ है, सो गई हो क्या? समीक्षा कहाँ पर हो? सदव कहाँ पर हो? आकाश कहाँ पर है? सबने क्या टेपा टेपी कर दी? कोई भी यस नहीं कह रहा। कौशल जी कहाँ खो गए आप? राजा ने कहा नो, एक ने कहा यस। यस कौन है? यस कौन कह रहा है? आकाश है मेरे ख्याल से यस कहने वाला। आकाश, हाँ भैया। आकाश भैया पैसा क्यों लगाएं? जल्दी मैसेज दो। कर दी ना पागलों वाली बात, सबने समझदारी दिखाई है। सब कह रहे हैं कि भैया CKTI 100 रुपए ले रहा है। बाजार में कितने कंपनी है? जोमेटो है, स्विगी है, ब्लिंकिट है, रैपिडो है। ये सारे हरामखोर किस में चल रहे हैं? लॉसेस में चल रहे हैं। बोलो, कस्टमर कस्टमर किसको पसंद करेगा? कस्टमर जिसमें लिखा हुआ है कष्ट से जो मरे उसको कस्टमर कहते हैं। कस्टमर किसको पसंद करेगा? CKTI को पसंद करेगा कि स्विगी को, जोमेटो को, ब्लिंकिट को? कस्टमर कह रहा है भैया, कस्टमर कह रहा है भैया कि मैं तो पसंद करूंगा इसको। आकाश जी मैं ये नहीं कह रहा कि हमें जोमेटो का, स्विगी का शेयर खरीदना है, बात को समझो। बात समझ में आ रही है? मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को स्विगी का, जोमेटो का, ब्लिंकिट का, रैपिडो का शेयर खरीदना है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को CKTI में निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ कि ये CKTI कंपनी जल्दी बर्बाद होगी। जल्दी बर्बाद होगी। बाजार में अगर 1,000 कस्टमर खड़ा है, उसको हम कह रहे हैं, एक कंपनी कह रही है जी मैं 100 रुपया लूंगा सामान पहुंचाने का, और एक कंपनी कह रही है जी मैं 40 रुपए लूंगा। आप मेरे को ये जवाब दे दो कि 1,000 में से कितने लोग 100 में जाएंगे? जब तक कोई आफत ना आ जाए, कोई गाड़ी ना मिले, कोई इमरजेंसी ना मिले, वो बंदा 100 पे नहीं जाएगा। वो हर बंदा किसको बोलेगा? मरने दे। जोमेटो को आग लगती मर लगे, स्विगी मरता मरे, ब्लिंकिट मरता मरे, जैप्टो मरता मरे, रैपिडो मरता मरे। कस्टमर कहता भाई मेरे को तो बेनिफिट चाहिए। दीपिंदर गोयल जेल चला जाए, हमारी सेहत में फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कोई CKTI को ऑर्डर देगा? नहीं देगा। तो आने टाइम पे इसके ऑर्डर कम हो जाएंगे। जब ऑर्डर कम होंगे धंधा कम होगा, जब धंधा कम होगा प्रॉफिट कम होगा, जब प्रॉफिट कम होगा तो कंपनी वाले डिविडेंड नहीं दे पाएंगे, जब कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाएगी तो शेयर का भाव गिरेगा 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 गिरेगा। तो मैं यहाँ पैसा लगा के क्या करूंगा? बात समझ में आ रही है? और ऐसी स्टडी को हमने क्या नाम दिया? ऐसी स्टडी को हमने एक और नाम दिया, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। लिखो, ताड़ियां मार मार के लिखो, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस।
अभी पीछे ना एक मैं इंस्टाग्राम में रील देख रहा था, एक मैथ्स का टीचर था, बड़ा फेमस है वो, ना सरकारी बच्चों को एसएससी की तैयारी करवाता है। वो ना बस इमोशनल हो रहा, मैंने ना जीवन में कसम खा ली है कि मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को कभी स्टडी नहीं करूंगा, मैं ना शाहरुख खान को फॉलो करूंगा। शाहरुख खान कहता है देखो जी मैं तो अपने से कॉम्पिटिशन करता हूँ, मैं किसी को फॉलो नहीं करता। मैंने कमेंट मार दिया, मैंने कहा जा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़कर आ जा, तेरे को भी पता नहीं ना, तू खुद इमोशनल फूल बन ना बच्चों को फूल बना। क्या साला जिंदगी ऐसे चलती है कि आप कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करे बिना साले चले जाओगे? आप बिजनेस कर रहे हो, आप धंधा कर रहे हो, आपको ये नहीं पता आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है? एयरटेल वाला सो जाए बैठ के कि जियो वाला तो है ही नहीं है। हैं? हाँ अभिनय सर, वही वाला दाढ़ी वाला, बिल्कुल सही बात। तुम्हारे बिहार की है मेरे ख्याल से वो, है ना? ओवर स्मार्ट बन रहा है, स्मार्ट बन रहा है जबरदस्ती का, बताओ। इससे होता है बच्चे को ना इमोशनल फूल बनाते हैं, जीवन की सच्चाई से दूर बनाते हैं। जैसे ही बच्चा सरकारी जॉब में आज उसको साफ बता दो जी 2 करोड़ बच्चा पेपर देता है, 15,546 बच्चा पास होता है, बच्चा वहीं कह देगा आग लगे मैं नहीं कर रहा। अब ये अभिनव सर जैसे लोग कह सकते हैं, मतलब ही नहीं, इनको पता है यार, इनको तो इतनों को तो बेवकूफ बनाना है हमने। पास वास हो, ये पास होते हैं भाड़ में जाए, हो गए तो अपने दम सो जाएंगे, हम तो सारा क्रेडिट ले जाएंगे, उतने का पैसा हमारे पास आ ही जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बेटा बड़ी बड़ी किताबों में बड़े बड़े अंग्रेजों ने, बड़े बड़े करोड़पतियों ने किसका नाम ले रखा है? कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का नाम ले रखा है। अब बताओ राजा बाबू, हमारे अभिनव सर बढ़िया हैं कि मुकेश अंबानी हमारे लिए आइडल है? बताओ। हमने कहा ये क्या नाम बताया आपने, अभिनव मिश्रा, क्या नाम बताया इसका, जो भी बना अभिनव, अभिनव सर जो भी मैथ्स के हैं। बड़ा आदमी कौन है भैया? बड़ा आदमी ये है तो मैं किसको फॉलो करूंगा? मैं इसको फॉलो करूंगा। जब ये बन जाएगा मुकेश अंबानी तब तेरी बात मान लेंगे, अभी तो गरीब है उसके आगे। तो क्या हम कॉम्पिटेटिव एनालिसिस को इग्नोर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हमने क्या बोला, कस्टमर किसी का भी सगा नहीं हुआ। हमारा जो कस्टमर है किसी का भी सगा नहीं हुआ। बात को समझ में आई नहीं आई है? तो एक और एनालिसिस मेरी जिंदगी में आ गया, जिसको मैंने बोला 15वां एनालिसिस, जिसको हमने क्या नाम दिया, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। बेटा बाजार में ना इसी को पढ़ने के लिए 500-600 पन्ने की किताबें हैं। ठीक है भैया, क्लियर है ब्रो? तो कुछ समझ में आया आपका? किसी को डाउट? आकाश कोई डाउट, कोई बहसबाजी? फिर भी कोई डाउट हो तो क्वेश्चन भेज देना, जवाब दे दूंगा आपको। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही करते हैं। उम्मीद करता हूँ सबको क्लास समझ में आई होगी। और कंफर्मेशन दीजिए क्लास समझ में आई, कैसी रही क्लास? बीमारी के बाद कुछ अजीब सी हरकतें देखी हूँ मेरी अंदर आप लोगों ने? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलो गुड। ठीक है, आज क्या वार है? मंगलवार है। अब हम मुलाकात करेंगे थर्सडे को। थर्सडे को मुलाकात करेंगे। चलो थैंक यू। तो बहुत सारे आ गए, इतने तो क्वेश्चन के जवाब देते टाइम नहीं आए। आज आज क्या है? नहीं हम अभी थर्सडे करेंगे क्लास, है ना? थर्सडे करेंगे, थर्सडे। आज आज मंगलवार है ना? टुडे मंगलवार ना? क्या है जल्दी बताओ। नहीं आज तो बुधवार है यार, ओहो पता ही नहीं मेरे को। देखो इसको कहते हैं बुढ़ापा। ओहो। अच्छा जी, आज बुधवार है तो हम मिलेंगे फ्राइडे को। ये हटा दो, मेरी कुछ अलग ही दुनिया चल रही है। आज मिलेंगे हम फ्राइडे को, ठीक है? और चेतना तेरा जो घर वाला बैच है वो कल कर देंगे थर्सडे को, क्योंकि मेरे को ना 1-2 दिन में मतलब कि बैचेस ज्यादा हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा शिफ्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है ज्यादा पढ़ा पढ़ा के भी मेरी तबीयत खराब हो रही है। ठीक है, तो हम मुलाकात कर रहे हैं फ्राइडे को 4 बजे, ठीक 4 बजे। सभी बच्चे आ जाया करो, बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलो बाय बाय। ओके उत्कर्ष, थैंक यू सो मच।